बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप लोगों को हम खुश आमदेद कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब अडयाला जेल से रिहा कर दिए गए। उन्होंने इंसाफ का झंडा उठाए रखने के अज़्म का आदा भी किया, मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। खान साहब से मुलाकात भी वो करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोई जो जादुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुनेद है वो चंद घंटों के बाद होने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मगर जब हम अदालत की बात करेंगे तो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हुकूमत और आला अदलिया के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल पर बरस भी पड़े। सवाल यह है कि क्या इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का आइन कुर्बान होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर इस वक्त तमाम नजरें पूरे पाकिस्तान की अवाम की नजरें लगी हुई हैं, मरकूज हैं बजट के ऊपर, जिसे कहा जा रहा है कि शायद अवाम दोस्त बजट होगा। मगर एक राय ये भी है कि अशराफिया का बजट पेश होने जा रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत की अपनी जेब में कुछ नहीं है, मगर जो रिलीफ की बातें की जा रही हैं वो रिलीफ अवाम को हुकूमत आखिर देगी कहाँ से ये रिलीफ के लिए पैसा आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर तवानाई बचत पॉलिसी के ऊपर जो हुकूमत ने एक नया काम किया है दोबारा से कि दुकानें और बाजार रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। है ये वैसे बड़ा देसी किस्म का टोटका जिसे माजी में कई दफ़ा आजमाया गया है। क्या ये फ़ायदेमंद भी होता है, सूदमंद साबित होता है, कामयाब रहता है, या फिर फ्लॉप हो जाता है, दोबारा से इसे सामने लाया जाता है, लॉन्च किया जाता है? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, कुरैशी साहब रिहा हो गए। मुझे नहीं पता कोई मुमासलत इसके अंदर करनी चाहिए मुझे कि नहीं। उन्होंने कहा कि 1 महीना कैद तन्हाई में रहा, सोचने का मौका मिला। तो मुझे शहरी साहबा याद आ गई। उन्होंने भी कहा कि मैं इतना अरसा जेल में रही, सोचने का बड़ा मुझे मौका मिला और मैंने ये सोचा। कुरैशी साहब ने क्या सोचा? पहले तो जो सोचा कि जो एक मरवजा तरीक़ाकार आजकल आ गया है कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से के लिए आते हैं, बाहर जेल से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद कुछ न कुछ वो ये इम्कान इस बात का होता है कि वो पार्टी छोड़ देते हैं, उहदा छोड़ देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो ये कुरैशी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो काफ़ी ऐसे लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके दिल को चोट पहुँचाने की कोशिश की। मगर उन्होंने उसमें ये जो सोचने का मौका मिला और फिर उस आदमी उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी चेयरमैन से बात करूंगा जाके। तो चेयरमैन ही कहना है ना, मैंने कि कासिम के अब्बू कहना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मज़ा खेज़ है कि मुझे सेंसरशिप के ज़माने के लतीफ़े याद आ जाते हैं कि वो क्योंकि ये सिंध के अंदर जो वहाँ पे MRD के मूवमेंट के दौरान जो हालात ख़राब होते थे तो लोग अखबार में ट्रेन टाइमिंग से अंदाज़ा लगाते थे कि कितने हालात हैं। तो इन चीज़ों से जो बेवकूफ़ाना खाना तरीके के जो कदगरें लगाई जाती हैं, उससे एक तो हंसी भी आती है, मजाक भी बन जाता है और र्यूमर मॉन्गरिंग ज़्यादा होती है। बहरहाल जी चेयरमैन साहब जो है ना, उनसे मिलेंगे। तो अब ये देखना है कि उसके बाद क्या इससे कुछ लोगों को ये जो है उम्मीद सी हो गई है कि शायद इसके बाद, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इस वक्त पार्टी के अंदर जो है असद उमर भी क्योंकि उधर से चले गए हैं, फवाद चौधरी मेन जो है वो तकरीबन वो तो इस तरह के इशारे दे रहे हैं जिस तरह वो पार्टी से जा चुके हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वैसे भी सीनियर हैं, तो ये मुलाकात सबसे अहम होगी। पर मेरा ख्याल है कि वो जो लतीफ़ा है ना कि जंगल के अंदर शेर जब आता है तो शेर ने ही डिसाइड करना होता है, तो ये चेयरमैन साहब ने नहीं फैसला करना, क्योंकि वो तो तैयार है हर किस्म के लिए। वो कह चुके हैं जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मगर कोई आगे बात करने वाला है नहीं है। तो ये तो दूसरे लोगों का, यार वो पहले जो 14 मई तो गुजर गई, जून भी आधा तकरीबन आ गया है और ये अक्टूबर के इलेक्शन की बातें हो रही थी। अब तो बड़ा तवातर के साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब ये 6 महीने साल आगे भी जा सकता है सिलसिला। सो लिहाजा उनके ये फैसले सिर्फ ये है कि ये मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इनकी गुफ्तगू के बाद ये मान जाएंगे कि चलें ठीक है मैं बैक सीट पे चले जाता हूँ, आप पार्टी संभाले। मेरा नहीं ख्याल है ये पॉसिबल है। जब तक हैं पार्टी PTA वो है, हाँ उनको बैन कर दिया जाए, पार्टी को जो है बैन कर दिया जाए
तो फिर पता नहीं क्या उसकी शक्ल निकलेगी, अदालतों में मामला जाएंगे। तो फ़िलहाल वो नहीं है, मगर उनके लिए मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले उनके पास दहशत गर्दी के, उसके बाद बगावत के, चोरी, बेईमानी, फ्रॉड, सारे मुकदमात हैं। एक नया ऐड हो गया है कि उनके ऊपर ये बंदिया दिया गया है कि उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी है कि कोयटा में वकील जो थे अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कत्ल कर दिया गया और मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और उसमें। तो उसके बाद मज़ाखेज़ बात यह है कि अता तारड़ साहब ने कहा कि जनाब ये क्योंकि वो आर्टिकल 5 और 6 का सूरी साहब के केस के अंदर उन्होंने केस फाइल किया था, उसके वकील थे, उनका इसका मुकदमा के ख़िलाफ़ दर्ज होगा और मुकम्मल तफ्तीश होगी। मज़ाखेज़ बात इसमें यह है कि वहाँ पे बलूचिस्तान बार कौंसिल के जो चेयरमैन हैं राइब खान वलेदी साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब अब्दुल रज़ाक शहर अपने कबीले में दुश्मनी के वाक़यात बताते रहते थे और उनके कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ और इम्कानात वो हैं। और वहाँ के करीबी थाने के SHO साहब भी ये फरमा रहे हैं कि मकतूल की कबायली दुश्मनी थी और हालिया वाक़यात उसका शख्साना लगते हैं। तफ्तीश अभी हुई नहीं है और वो लाहौर में बैठे हुए हैं या गालिबन इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इनको इतला आ गई है कि उन्होंने मोहर लगा दी ये बंदा कि नहीं ये इस कत्ल के पीछे है। सो ये अब भैंस चोरी का ये मुकदमा रह गया है जो कि नहीं हुआ हुआ। तो चेयरमैन साहब पे जो नहीं हुआ, बाकी तो सारे जो है वो बाकी सारे मुकदमात हो गए हैं। सही है, ठीक है। तो एक ये भी वाज़े इशारा कहा जा रहा है कि वाज़े इशारा मिल रहा है कि शायद कुरैशी साहब कोई ख़ास पैगाम लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि चेयरमैन पीछे हटने के लिए शायद तैयार ना होगा, मगर जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए गैर मुल्की मीडिया को, उसमें ये कहा है कि अगर मुझे कायल कर दिया जाए कि पाकिस्तान के लिए मेरा पीछे हटना बेहतर है जमहूरियत के लिए, तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें क्या है, आपको नहीं लगता कोई पैगाम ख़ास तौर पर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि किसी ने अभी तक ऐसी बात नहीं की कि हम जा रहे हैं और जाके मुलाकात करके आएंगे और फिर एक प्रेस टॉक होगी। नहीं, वो जाहिर है, वो तो काफ़ी अर्सा शाहमूद कुरैशी एक महीना इनकम्युनिकाडो रहे, जेल में रहे, तो वो जाके चेयरमैन से बात करेंगे तो देखेंगे कि उसका क्या नतीजा निकलता है। मगर मैंने जिस तरह कहा कि ये इस बात का इम्कान कि वो कहेंगे जी मैं ये पार्टी छोड़ जाता हूँ तो शाहमूद कुरैशी साहब मेरे सरबराह बने, बड़ा कम इम्कान है। मगर पाकिस्तान में दैन अगेन पॉलिटिक्स का कोई पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कौन कह सकता था कि आज से साल पहले कि ये वाले हालात हो जाएंगे। इवन जब ये हुकूमतें भी उन्होंने तहलील की तो ये नहीं था अंदाज़ा उनको। और अब तो लगता है कि अगर आप पीछे रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि शायद ये भी बहुत बड़ी गलती थी। और क्योंकि ये एक्सटेंड टाइम इसीलिए किया जा रहा है कि ये 2-4 महीने में ये थोड़ा सा तासुर बनाया गया है कि ये पार्टी जो है ना उतनी इनफॉलेबल या उतनी मजबूत नहीं थी, इनके ऊपर जिस किस्म का गो के गैर जमहूरी तरीके हैं, गो के बड़े बुरे हथकंडे हैं, गो के ये माजी में ये दोहराते गए, ये जो कलंक के टीके हैं पीपल्स पार्टी पे ख़ास तौर पे, ये चीज़ें सियासत में ही आगे आती हैं। वो बाद में जब मॉरल हाई अथॉरिटी लेनी होती है, कई दफ़ा आइन की बात करनी होती है, असूलों की बात करनी है, तो लोग याद कराते हैं कि जनाब आपने माजी में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, वो एक कलंक का टीका है, वो जाएगा ही नहीं, वो कभी नहीं जाएगा। तो पीपल्स पार्टी पे एक उनकी जमहूरियत के लिए एक बड़ी स्ट्रगल है, उनकी एक बड़ी जो है आइन के लिए भी, उनके लिए ख़ास तौर पे ये वाला जो इस वक्त जिस तरीके से हुकूमतें गिराई गई और इस वक्त जिस तरह के हालात हो रहे हैं कि लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और ये आप ये भी प्रोग्राम से पहले जिक्र कर रही थी मियां असलम इकबाल का कि वो उनका ये इल्ज़ाम कि उनकी बेटी का जहेज तक उठा के ले गए। 31 मई को शादी थी उनकी बेटी की और उन्होंने पूरा एक नोट तहरीर किया कि किस तरह जहेज का सामान उठा के ले गए और किस तरह से नकदी के हवाले से उन्होंने बातें की। कोई रिश्तेदार नहीं रह गया, कोई बहन भाई कजन दूर दूर के रिश्तेदार भी सबको उठा के ले जाते रहे। बुजुर्ग बाप नहीं छोड़े यहाँ पे। बुजुर्ग बाप देखे ना, मियां अजहर साहब 82 साल की उम्र है और जो है अफजल चंद नदीम अफजल चंद के वालिद साहब 85 साल की उम्र है। और बेवकूफ़ी ये थी कि उनको ये पता था कि उनके भाई क्योंकि PTI में है तो इसलिए ये उनको उठा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
असद उमर के किसी रिश्तेदार को उठाया जाए, वो इसलिए नहीं उठाया गया कि मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग में तो आप सीधा जुबैर साहब का नाम लेना। ये सहूलत जो है नदीम अफजल चंद को भी मिलनी चाहिए थी। अगर जुबैर साहब को ये सहूलत मुहैया है कि उनके किसी रिश्तेदार को नहीं उठाया गया असद को प्रेशराइज करने के लिए, तो उनके लिए पता नहीं है क्या। तो ये एक शर्मनाक भी है, मज़ाक़ खेज़ भी है। सियासत एक बड़ी मनफी उसके अंदर सर्कल में जा चुकी हुई है। सही है, ठीक है। अभी चलिए, क्योंकि सियासत की बात चलने के लिए है तो जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। आमिर मतीन साहब, तरीन साहब ने जो कमेटी बनाई है जिसमें कहा गया कि जी जो लोग शामिल होंगे उनके हवाले से देखा जाएगा, फैसला साजी होगी। आपको लगता है इस गुब्बारे में इतनी हवा है कि ये उड़ सके? ये उड़ सके? अब हंसे देखें ना, 3 रुकनी कमेटी, ओन चौधरी, सरदार तनवीर रियास और इसाक खाकवानी, इनमें से जो है कि कौन एक इलेक्ट होने की भी किसी के वो नहीं है। खाकवानी साहब की बड़ी हम इज्जत करते हैं, मगर वो राब्ते करेंगे उन तमाम लोगों से, और फवाद चौधरी और फरदौस आशिकवान पहले ही राब्ते में हैं, तो बाकी लोगों से प्रवेश खटक एंड कंपनी से किया जाएगा। अब उसमें बात यह है कि एक मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि जो जहांगीर तरीन को इतना बड़ा जो क्रेडिट दिया गया था, और उन्होंने ख़ुद भी ये क्लेम किया था कि सारे लोगों को वो पीटीआई के अंदर शामिल किए, वो जहांगीर तरीन साहब को उसमें कोई रोल सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने फराहम की, जहाज़ फराहम किया था। लोग जो भी पीटीआई में जिन्होंने ज्वाइन किया था, जब एक पार्टी का ये तासुर बन जाता है कि इसने हुकूमत में आना है, तो तमाम इंडिपेंडेंट वो उन्होंने उसी पार्टी में जाना होता है। तो ये आपको भी अगर ये टास्क दिया जाता बगैर जहाज के, और एक बस पकड़ा दी जाती, तो मैं भी बस भर के ले जा सकती, बस भर के लाती और अपने घर में उनको पीटीआई के दुपट्टा पहनाती और क्रेडिट ले जाती। तो ये क्रेडिट जो है ना, ये वाला उनको अब अपनी दफ़ा ये देखें ना, अब लाएं बंदे, तो पता चलना था अब नहीं बंदे मिल रहे। अब ये कोई बंदा है फरदौस आशिकवान की कहें खातून है, बंदा ना कहें, खातून है, आप कह रही है कोई बंदा नहीं, मेरा नाम ले रहा था। फरदौस आशिकवान को ले आए हैं, और जो है फवाद चौधरी, यस, अगर वो आते हैं या प्रवेश खटक आते हैं तो वो यस, ये बड़े नाम हो सकते हैं। मगर अभी उन्होंने गोल मोल रखा हुआ है, उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो जॉइन। उन्होंने कहा जी हाँ जी राब्ते में हैं, ये फवाद चौधरी ने कहा जी वो राब्ते में हैं। आपको लगता है कि फवाद चौधरी साहब मुराद रास और दीगर लोगों के साथ जाएंगे? क्योंकि तरीन साहब की तरफ अगर ग्रुप में जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें हैं। फवाद का भी मैं समझता हूँ कि हवा में है अभी सारा, अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, और ये भी घर वापसी भी हो सकती है। कोई इतनी दूर नहीं वो गए हैं कि वो बिल्कुल राहें जुदा हो गई हुई हैं। काफ़ी लोगों ने चेयरमैन साहब से इजाज़त लेके कहा है कि जरा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। उन्होंने अपनी लीडरशिप की तस्वीरें हटा दी हैं, जितने भी उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, कहें जी जिस तरीके से, मगर फिर भी उन लोगों को जो है ना क्रेडिट जाता है और जाना चाहिए। एक तो पक्की बात है कि जो मिडिल क्लास की पीटीआई की खवातीन हैं वो सबसे ज़्यादा दलेर निकली हैं। हाँ। वो जेलों में भी गई हैं और वो सख्तियां भी बर्दाश्त की और वो खड़ी भी रही हैं। जो है ना, एक तो क्रेडिट उनको जाता है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन पीटीआई की और मिडिल क्लास की और मजबूत जो वर्कर टाइप वो थी वो ज़्यादा मजबूत हुई हैं। फिर दूसरा जो खड़े रहे हैं ये मियाँ असलम इकबाल साहब जैसे लोग जो हैं, ये देखे ना, उनका कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा। बेटी की जो है शादी निकाह का वो डेट तय थी और सामान घर के अंदर है। अब ये बहुत बड़े प्रेशर होते हैं और इनको भी शर्म आनी चाहिए कि बेटियों की शादी के लिए, और या खुदा न खास्ता कोई घर में कोई बड़ा वाक़या होता है तो जेल से भी लाया जाता है। किसी को ये अलाउ ना करना कि उसकी बेटी की तयशुदा शादी ना होनी, और जो उठा के ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है। गो कि मैं देख रहा था कि आईजी साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर सच्चाई नहीं है। मैं नोइंग पंजाब पुलिस ये पुराना वतीरा है हमेशा से कि लोगों को ना अगर कोई मुल्ज़िम मिल रहा हो तो उसके बहन भाई बाप बेटा किसी को भी पकड़ लो। हमारे मुआशरे में आमिर साहब ये आम बात है कि किसी भी हद तक जाया जा सकता है, मगर बाओं बहनों बेटियों के ऊपर सियासत करना ये सिर्फ एक गलाजत होती है। अब जरा हम ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं। इस वक्त माहिर कानून अबूजर सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबूजर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उनकी तरफ बढ़ते हैं। आमिर साहब, ओवर टू यू। जी अबूजर, बहुत शुक्रिया। आज मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी नाजरीन के लिए बता देता
देता हूँ कि आज क्योंकि समाअत हुई ये ऑडियो लीक्स के हवाले से 5 मेंबर जजेस की, और उन्होंने जो है हुक्म इम्तना अपना बरकरार रखा। ये जो एक खात में गवर्नमेंट के कहने पे एक कमीशन बन गया था जस्टिस फायज ईसा का, और समाअत जो है इसके ऊपर जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। मगर ऑब्जर्वेशन जो आई आज चीफ जस्टिस साहब की वो बड़ी सख्त भी हैं, तंजिया भी हैं और आयरॉनिक भी हैं। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा कि जनाब ये मालूम करने की हुकूमत ने कोशिश की है कि ये ऑडियो लीक कौन कर रहा है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि आप बस ये तफ्तीश कर लें कि ये ऑडियो लीक के बाद क्या तय हुआ, क्या क्यों हुआ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं पहले सबसे। और इसमें जस्टिस खोसा साहब का भी फैसला आ चुका हुआ है। अभी हाल ही में बाबर सत्तार साहब ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भी बड़ी सख्त की हैं कि जनाब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पहले पता करें कि इजाज़त हो सकती है कि नहीं हो सकती। साथ में उन्होंने कहा कि पहले ऑडियो लीक्स, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पहले ऑडियो लीक्स के ज़रिए जजों की तस्दीक की, फिर तफ्तीश याद आ गई कि ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो ऑडियो लीक्स सुना दी, तो अब ये तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये दूसरा, क्योंकि वो ये अपील की गई थी कि 3 जजेस के ऊपर एतराज़ कर दिया था, तो उन्होंने कहा जी ये चीफ जस्टिस आईनी ओहदा है, ये जो आपने कमीशन भी जो बना दिया है ये चार्ज इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। तो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस साहब ने भी उन्होंने कहा जी साहिल ने जज तब्दील कराना हो तो बस आसान तरीका हो गया कि ऑडियो लीक बनाकर जो है वो करवा दी जाए और फिर कहा जाए कि जनाब आप नहीं इसके ऊपर बैठ सकते। अब उधर मैंने नाज़रीन की उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन पढ़ दी कि अगर किसी को मिस हो गई हो, आप इसके केस के मतलब ज़रा बताएँ कि ये एक किसी भी मौज़म मुआशरे में जिस तरीके से ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी है, तवातर से जारी है, और इस केस के हवाले से ज़रा अपनी प्लीज़ ज़रा ओपिनियन दीजिएगा। देखें आमिर साहब, आपके जो सवाल है उसके अंदर छोटा सा जवाब का हिस्सा भी है। आपने बात अभी कर दी कि एक महज़ब मुआशरे में क्या इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो पहला सवाल यही है, और बल्कि जवाब भी यही है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मैं जो देख रहा हूँ कुछ पिछले 12-13 महीने से, शायद इससे पहले भी कभी हुआ हो ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे या मुशर्रफ साहब के टाइम पे, कि मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, महज़ब मुआशरा इस वक्त नहीं रहा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात बहुत करते हैं, आपका जो आइन है जिसको वो प्रोवाइड करता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। और जहां तक ये ऑडियो लीक्स कमीशन की बात है, देखिए इसकी आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें तो एक तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है, जो इसके TOR जिन्होंने बनाए थे उसमें जो पहला बेसिक बुनियादी सवाल था जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, जिसकी फाउंडेशन है कि ये ऑडियो लीक जो है ये फोन टैपिंग की किसने है, फोन्स को बग किया किसने है, पहला सवाल ये है। और क्या जिस शख्स ने किया है या जिस अथॉरिटी ने किया है उनके पास कोर्ट का वारंट मौजूद था कि नहीं था, और क्या वो कानूनी और आईनी तरीके से जो है इसको टैप किया गया कि नहीं किया गया। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कानून में एक टर्म यूज करते हैं, फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री। ये होता है ऐसा प्रिंसिपल कि ऐसी एविडेंस जो आप गैर कानूनी तरीके से प्रिकवर करते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। फिर इसी की बेसिस पे आपका आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील साहब ने भी फैसला दिया है कि अगर आप किसी की ऑडियो टेप करते हैं या वीडियो बनाते हैं छुप के, तो दैट मीन्स कि वो इंसान विक्टिम है, वो एक्यूज्ड नहीं है। तो इस सिचुएशन में विक्टिम का फर्स्ट राइट बनता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसकी राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 14 है आपके आइन का फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक है, वो किसने वायलेट किया है। तो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा आगे की सारी प्रोसीडिंग्स इररेलेवेंट हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से ये कमीशन बैठ गया। मेरी अपनी रीडिंग ये है, कमीशन को भी पहला सवाल ये पूछना चाहिए था कि आप लोगों ने ये ऑडियो टेप किस अथॉरिटी के तहत किया है जो आप हमें दे रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आप डिटर्मिन कर रहे हैं कि इसके अंदर जो बातें हो रही हैं वो सच है कि झूठ है। ये नहीं आप हमें कह रहे कमीशन को कि आप इन्वेस्टिगेट करें ये किस इंसान ने या किस अथॉरिटी ने गैर कानूनी तरीके से टेप किया इसको। सो पहला सवाल यही बनता है, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी पिटीशन को सही एंटरटेन किया है।
इस पे ये पहला सवाल बाबर सत्तार साहब ने यही फ्रेम किया है एक पिटिशन में, और सुप्रीम कोर्ट को भी यही सवाल फ्रेम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पे एक लैंडमार्क किस्म की जजमेंट पास करें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने फोन टैपिंग की है। अगर ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है, अगर स्टेट फेल होती है फोन टैपिंग करने वाले लोगों को ढूंढने में, तो इसका मतलब है स्टेट खुद कंप्लिसिट है या उसने खुद ये फोन टैपिंग की है, उसकी अपनी एजेंसीज ने या अथॉरिटीज ने की है। तो इस वजह से पहला सवाल ही यही है और आखिरी सवाल भी ये है, बाकी सारी बातें बात की हैं और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसमें एक्शन ले सकती है अगर किसी जज का इशू है, अगर उस जज की कोई ऑडियो टेप है। लेकिन पहला सवाल फिर यही होगा, ये टेप किसने की है, वो शख्स जो रिकॉर्ड कर रहा था वो सामने आएगा, उसकी जरा होगी, फिर ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। अनलेस एंड अनटिल ये नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सारा गैर आईनी गैर कानूनी प्रोसेस होगा। कमीशन, वैसे आपने अभी ये कहा कि उनको ये करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये भी मफरूज़ा है कि कमीशन फायज ईसा साहब बैठ गए हैं तो वो वाला वो फैसला दे देंगे जो कि हुकूमत चाहती है। मेरा ख्याल है वो भी शायद यही बात करते, क्वेश्चन करते कि ये किसने किया है, क्यों किया है। मगर यहाँ तो इतराज़ जो था कमीशन का चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी के बगैर फायज ईसा साहब को लगाने के ऊपर था। जी, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये हम देख रहे हैं 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, उसके बाद भी बेशुमार जजमेंट्स आई हैं। वो ये कहती हैं कि जब आप किसी जुडिशियल या क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी को बनाते हैं और उसमें जब मेंबर्स अपॉइंट करते हैं और उसके चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, तो हमेशा कंसर्न्ड चीफ जस्टिस की परमिशन या कंसल्टेशन आपने जरूर करनी है। और कंसल्टेशन का वर्ड इसमें मतलब, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वो बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब ही रिकमेंड करेंगे एंड ऑफ द डे के इन ये नाम इस कमीशन में या इस जुडिशियल या क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी में होने चाहिए। जैसे आपके ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनकम टैक्स के आपके होते हैं, आपके सर्विस ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब में चीफ जस्टिस साहब की कंसल्टेशन होती है। तो आप एक जुडिशियल बॉडी बना रहे हैं जिसने लोगों के राइट्स डिटरमिन करने हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट डिटरमिन करने हैं, तो उसके अंदर और आप उन्हीं के ही इंस्टीट्यूशन से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं और उनकी कंसल्टेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल है जो 3 स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और आपका एक जुडिशरी, ये वो प्रिंसिपल भी वॉयलेट हो रहा है कि आप एक जुडिशरी के जो मैंडेट है, जो उसका स्फेयर है, उसके अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं इनडायरेक्टली by not consulting the chief justice and appointing judges of the higher courts in the commission. So it was a mandatory requirement. ये रीड इन होगी उस कानून के अंदर कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन बिल्कुल जरूरी है इस चीज के लिए। अबूजर, अभी आपने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अदालत जो है बहुत सख्त किस्म का इसका नोटिस लेगी ताकि ये आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि इस तरह की इलीगल रिकॉर्डिंग करे और उसको फिर पब्लिक करे और उसको किसी को बदनाम करे। मगर आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं नाज़रीन की उसके लिए आप बल्कि ज़्यादा तफसील बता सकते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब का जो बेनज़ीर भुट्टो के वो केस था, उसमें जब ये रिकॉर्डिंग असाम का इशू आया था तो उन्होंने कहा जी इसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट को डिज़ोल्व की जा सकती है, गवर्नमेंट ये इतना सख्त किस्म का है। और अच्छे ज़मानों में तो कोई जज की गाड़ी के पास से आगे क्रॉस नहीं था करता, इतनी दहशत होती थी अदालतों की और इज़्ज़त होती थी जजेस की। अभी तो कोई किसी को परवाह ही नहीं है कि ओपनली चीफ जस्टिस की फैमिली और बाकी जजेस की फैमिली के ऊपर तो ये मगर ये हाल ही में जिस तरह हमने देखा कि 90 दिन के फैसला पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और अब तो उसका जिक्र ही नहीं आता, तो ये इस तरह के हालात में मुनक़सम अदालत में आप समझते हैं कि इस अदालत में, हालांकि ये शायद कंटेम्प्ट के अच्छे दौर में ज़ुमरे में हो, मगर हर कोई इस तरह की बातें करता है कि दम नहीं नजर आता, इतनी बेबस, लाचार, हेल्पलेस अदालत हमने कभी नहीं देखी। बिल्कुल आमिर साहब, आपका मेरे से तजर्बा भी ज़्यादा है, कोर्ट भी कब से कवर कर रहे हैं। मैंने अपनी जो मेरी प्रैक्टिस की लाइफ है या जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इतनी कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी नहीं देखी। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, हमारे कैबिनेट मेंबर से लेके ये पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी सारी, इवन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के लोग, एटलीस्ट
40 से 50 दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुका है अभी तक। उसमें जुडिशियल कंटेम्प्ट भी है जिसमें जजेस को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जिसमें कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जा रहे। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते जिस तरह हमने देखा है आपकी जुडिशियल हिस्ट्री में, ये सब के सब लोग जो हैं ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आके या तो जेल गए होते या डिस्क्वालीफाई हो गए होते। तो इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इमेज है, ये भी अबूजर हो रहा है कि अदालतों की बिल्कुल बेतौकीरी हो गई है कि उसमें ये, हालांकि कई जजेस को जस्टिस अता बंदयाल के काफ़ी चीज़ों पे एतराज़ था, उनके इख्तियारात पे एतराज़ था, उसको डोनेटस लेने के मामलात पे एतराज़ था, मगर ये जिस तरह के मामलात हुए हैं उसके बाद सारी अदालत और सारे जजेस की वो जो मॉरल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी तो छोड़ें, मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई है, जो कि आइंदा वाले जजेस को भी फेस करनी पड़ेगी। जी आमिर साहब, आपने मेरे मुंह का जो अल्फाज थे वो छीन लिए हैं। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब इज रिटायरिंग आफ्टर लाइक 50-60 डेज मैक्सिमम, या 2 महीने 2.5 महीने हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मेरे ख्याल से आने वाली चीफ जस्टिस साहब को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक तो मॉरल अथॉरिटी भी इरोड हो चुकी है, लीगल अथॉरिटी तो हमारे सामने है वो इरोड हो चुकी है, लेकिन मॉरल अथॉरिटी भी और जो ट्रस्ट है पब्लिक का कि अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करा सकते हैं नहीं करा सकते, वो भी इरोड हो चुकी है। तो इस वजह से बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जो साख है जो इस वक्त खराब हो चुकी है उसको बहाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इतनी पोलराइज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, पर्सनल डिफरेंसेस है, आई डोंट नो, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और वो प्रॉब्लम जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा। अगर आपने लोगों के बुनियादी हुकूक को अपहोल्ड करना है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है, बिल्कुल बात आपने बड़ी जबरदस्त की अबूजर, लेकिन चैलेंजेस कई महाजों पर इन चैलेंजेस का सामना है। अदलिया के अंदर भी कई चैलेंजेस है जिनका सामना है, सियासत के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, इसी तरह से मुआशरत या हमारी मैशत इकॉनमी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो बजट पेश होने जा रहा है उसके अंदर ये बात की जा रही है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर प्लान बी और सी है तो फिर IMF के दरवाजे पर दस्तक बार बार क्यों दी जा रही है? और इसके साथ साथ क्या हमेशा की तरह बजट के नाम पर रिलीफ के ऊपर जो बात होती है अवाम को फिर से कुछ चूना लगेगा? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। अबूजर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अब हम बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लोगों को सच में ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी भी है, सी भी है, तो फिर IMF से क्या बार बार मांग रहे हैं? देंगे क्या आवाम को? 9 जून को क्या पेश करेंगे? ये बात ये है कि ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसहाक डार साहब की कोई भी हुकूमत की इस मामले में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। जिस दिन वो ये तसल्ली देते हैं कि मुल्क ठीक हो जाएगा, डॉलर यूं हो जाएगा, IMF से हमारी बातचीत चल रही है, वो एकदम पता चल रहा है मार्केट नीचे बैठ गई है, स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ जाती है, डॉलर भी बैठ जाता, रुपया भी बैठ जाता है। तो वो इसलिए ये तो 1 साल से हम सुन रहे हैं कि IMF से हो गया, अभी भी वो कही जा रहे हैं ये 2-4 दिन के अंदर बजट आ जाएगा, वो मगर कह रहे हैं कि जनाब अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए। हालांकि जो प्रोसेस ये मेरा ख्याल नेगोशिएट करने का वो ही हफ्तों पे मुहित होता है। तो ये अभी कम से कम सच बोलना शुरू कर देंगे जनाब, हाँ ये कहें कि ये इम्कान है, मगर वो बजट के बाद है, अब तो 3-4 दिन रह गए हैं। तो अब एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा सबसे बड़ा बजट का क्वेश्चन ये है कि ये इस हालात में आया क्या वो जो बजट देते हैं वो एक सियासी बजट देते हैं, इलेक्शन के लिए बजट देते हैं, या IMF के मुताबिक देते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तजाद आ गया है। IMF ने बड़ी एक स्ट्रिक्ट, अगर उनके साथ आपने बजट के बाद भी नेगोशिएट करना है तो उन्होंने एक 3-4 चीज़ें, ज़्यादा सख्त नहीं, 3-4 चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें। और मैं, हालांकि हम बड़ी तनकीद रहते हैं और ये बड़ी पाकिस्तान में बहस रहती है कि IMF एक बहुत ही विलनिस टाइप कोई चीज़ है, बहुत ही
ईवल है। मगर यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जो हम भी सारा पाकिस्तान कह रहा है और वो कि जनाब है खुदा के लिए एक्सचेंज रेट का कोई मैकेनिज़्म अपना ठीक कर लेना। अभी अब देखें थोड़ा सा 25 रुपये का फ़र्क था, अभी वो नीचे आया, आज फिर दोबारा 5-6 रुपये ऊपर चला गया हुआ। वो समझ ही नहीं आ रही, वो मलिक मुस्तान साहब कुछ बता जाते हैं, वो स्टेट बैंक कुछ बताता है, गवर्नमेंट कुछ बताती है, मगर कंट्रोल में नहीं आ रहा। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपकी तरसीलात जो हैं वो पिछले चंद महीनों में ही 4 अरब डॉलर की फ़र्क पड़ गया है। तो उसकी वजह से आपका जो सबसे बड़ा बजट के अंदर मसला है, आपको 25 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसकी फाइनेंसिंग चाहिए सिर्फ अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए। वो उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए थे। अभी वो 22 बिलियन डॉलर के इतलाएँ आ रही है कि वहाँ तक चलेंगे। तो ओवरऑल आप देखें अगर मिलाएं उससे तो वो 8 बिलियन डॉलर का फ़र्क है। यहाँ से हम जो कर्ज़े बाकियों से मांगते फिर रहे हैं, ये 1-1 बिलियन 1.5 बिलियन का एक ट्रांश आना है IMF से, बाकियों से मिला के जो है वहाँ पे जो कमी आ रही थी वो 3.5 बिलियन डॉलर की आ रही थी। यहाँ पे 7-8 बिलियन डॉलर का एक इस एक्सचेंज रेट की वजह से, क्योंकि जब ये ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है तो लोग फिर हवाला हुंडी गैर कानूनी तौर पे पैसा देते हैं। क्यों कोई पैसा दे जब 30 रुपए का फ़र्क होता है। तो ये इसका एक ये IMF कहती है जो कि बिल्कुल। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब आप सब्सिडीज़ ना दें। सब्सिडीज़ मैं समझता हूँ यहाँ पे ये है कि जो गरीब तबका है टारगेटेड सब्सिडीज से कही जाती है, जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप बिल्कुल राशनिंग भी करें, आप वो भी चीज़ें करें। और यहाँ एक प्रॉब्लम रही है कि हमारी जो ज़्यादा सब्सिडीज़ लेके जाते हैं वो हमारा इंडस्ट्री के वो लोग देते हैं जो डिलीवर भी नहीं करते, वो ले जाते हैं। ये कोई 1500 से लेके 2000 अरब रुपए तक की सब्सिडीज जो है ना ये तवत्तर के साथ कई सालों से ले जाते हैं। और वो रेंट सीकर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसके अंदर ये एप्टमा की लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो जो कपड़े बनाने वाले अपैरल वाले हैं वो रोते रहते हैं कि जनाब हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। असल में वैल्यू एडिड जो वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनके पास जाना ही है। सो किस तरीके से देना है, किसको देना है, उसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें अब थोड़ा सिंपली इसके ऊपर दूसरा वो बजट के ऊपर वो कह रहे हैं उनकी नज़र सीधी सी है कि हम देखेंगे कि बजट को आप किस तरीके से हमारे मुताबिक बनाते हैं। नहीं कि अगर नहीं बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इनका एक इम्तिहान है। तो अगर उनके मुताबिक नहीं बनाएंगे तो ये भूल जाएं नेगोशिएशंस विद IMF वो नहीं ना सिर्फ ये कर पाएंगे ना अगले कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक सीरियस डिफॉल्ट का अगर नहीं भी हुआ, वर्चुअल डिफॉल्ट तो हो चुका है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसका इम्कान बढ़ जाता है। ये तो हमें याद रखना चाहिए। मगर इन्होंने ये डिपेंड करता है कि इनको ये खुद नहीं पता कि इलेक्शन इन्होंने करवाना है नहीं करवाना। तो वो ये भी एक इंडिकेटर होगा कि अगर ये सियासी बजट देते हैं टोटली लोगों को खुश करने के लिए तो उसमें फिर ये होगा कि शायद उनकी इलेक्शन की उम्मीद है, वरना जो भी आएगा वो देखता रहेगा। ये एक दूसरा एक है कि क्लियरली नजर आ रहा है कि फिगर्स में पढ़ देता हूँ। मैं आती हूँ इस तरफ भी, मैं इस तरफ आती हूँ, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस कराने दे, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इस वक्त माहिर मुआशियात हैं, मैं कहूँगी कि इकोनॉमी के जितने भी आशारी उन पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एकदम डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हुआ कि आ गए। डॉक्टर साहब ये मैं तो ओवरऑल बजट तो की तफसील वो आपके पास भी फिगर्स हैं, वो नीचे टिकर्स में भी चल रहे हैं कि कितना हुजम होगा। उसके अंदर जो खतरनाक वो चीज़ है सबसे ज़्यादा तो यह है कि कर्ज़ों का जो है ना वो 34% जो है ना कर्ज़े बढ़ गए हैं। और मैं नहीं आपसे ये फिगर्स पे नहीं करना चाह रहा, मैं ओवरऑल बजट का फ़लसफ़े के ऊपर बताऊँ, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं। हमारा सबसे बड़ा है कि शुरा कि 90% जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो अकाउंटेंट रहे हैं या वो बैंकर रहे हैं। शौकत अजीज से लेके जो है हफीज़ शेख से लेके तरीन साहब से लेके डार साहब से लेके सारे हैं। जो चंद मैं समझता हूँ कि महबूबुल हक साहब का फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्पैक्ट आया था इंडिया में, मनमोहन सिंह ने फ़र्क डाला था। तो आप इसकी ओवरऑल के हमारी जो ये जो जेरी मैंडरिंग होती है इधर के बजट बैलेंस शीट को छोड़ के बजट के फ़लसफ़े पे कि हमारी मौजूदा सूरत हाल में हमें
क्या बजट किस किस्म के किन चीज़ों को मलूज़े खातर फैक्टर्स को रखना चाहिए शॉर्ट टर्म? देखिए जी, बजट आपका जो है वो तो बंधा हुआ है। आपके एक्सपेंडिचर्स सारे बंधे हुए। आपकी एक्सपेंडिचर्स में आपकी डेट सर्विसिंग है, आपकी क्या कहते हैं फौज का एक्सपेंडिचर है, आपकी तनख्वाहें हैं, ये सब बंधे हुए हैं। इनके ऊपर कुछ चेंज नहीं हो सकता। या तो आप मुझे बताएं कि आप सरकारी अफसर कोई फायर कर सकते हैं, आप फायर भी नहीं कर सकते। तो फिर आपके बजट के एक्सपेंडिचर जो बंधे हुए हैं उनको आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी नहीं चेंज कर सकते अनलेस यू विलिंग टू चेंज योर लॉज। लॉ ये है कि सरकारी अफसरों को अगर आपने रखी जाना है, पॉलिटिशियन उनको रखी जाएंगे और आपने उनके पैसे देने हैं, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है निजाम चल भी नहीं सकता। बाकी आपको बस क्या है, बाकी तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि आपको ठीक करनी है। फिर हर अफसर को आपने ना सिर्फ तनख्वाह देनी है, उसको घर भी देना है, उसको गाड़ी भी देनी है, तो वही अब खर्चे बंधे हुए हैं। तो अपने खर्चे इतने बंधे हुए हैं कि आप कभी ना कभी तो आपको डिबेट करनी चाहिए। मैं हैरान होता हूँ मीडिया पे भी, मीडिया ये डिबेट रोज करता है बजट के ऊपर, ये बात नहीं करता सरकारी अफसरों की तनख्वाहें जो हैं वो बजट को खा रही हैं। फौज का खर्चा है वो तो देना ही है आपने, तो फौज तो आपने रखनी है, बाकी डेट सर्विसिंग भी आपने देनी है। तो फिर एक चीज रह गई है आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप सड़कें क्यों बनाते हैं? तो फिर बंद कर दें सड़कें बनानी। मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को फ्रीज कर दें कि हम नहीं बताएंगे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ तो हम करने को तैयार हो, अगर कुछ करने को नहीं तैयार तो फिर बजट क्या बेचारा करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा इसरार हमेशा रहा है कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अभी जिस तरह आप फरमा रहे थे कि दुनिया भर में ये इशू रहता है कि गवर्नमेंट का खर्चा, सरकार का खर्चा कम किया जाए, उसका साइज़ छोटा किया जाए। हम उस तरफ आते ही नहीं हैं क्योंकि जो बजट बना रहे होते हैं वो अपना खर्चा खुद क्यों कम करेंगे। हमने 18वीं तरमीम भी कर ली, हमने सूबों में भी रखी और यहाँ भी रोज़ वो बढ़ती ही जाती हैं, डिवीज़न बढ़ते ही जाते हैं और पर्क्स भी बढ़ते ही जाते हैं घूम फिर के। ये तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इशू भी नहीं है। देखिए जी, हम सीरियसली लेते ही, हम बजट के ऊपर मीडिया भी इस शोर में आ जाता है, कुछ बात करो कुछ बात करो, कुछ सीरियस बात नहीं सुनते। देखिए हमारे बजट के एक्सपेंडिचर बंधे हुए हैं। हमने जितने इदारे बनाए हुए हैं, आप मुझे बताइए खुदा के वास्ते, आपके पॉवर्टी रिडक्शन BISP के अलावा को 50 और इदारे, आपके हर जगह हाउसिंग एंड वर्क्स के 3-4 इदारे, 5 इदारे, ट्रेड के आपके इदारे इतने ज्यादा है। इशरत साहब ने जो रिपोर्ट की थी उसमें भी लिखा हुआ था 2005 में और फिर 2019 में दोबारा लिखा उसने कि भाई 500 इदारे बंद करने, आप एक इदारा भी नहीं बंद करते। ठीक है, उसके अलावा आपके हर MNA को आपने पैसे देने कि वो पैसे खर्चे, तो फिर ये पैसे कहीं से तो आने ना। या तो फिर हम सब मान रहे हैं कि हमने टैक्स देना है, MNA साहब जितनी मर्जी सड़कें बनाए, जितनी मर्जी नालियां बनाए, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये भी नहीं अपना क्या कहते हैं समझौता करना चाहते हैं तो कोई समझौता, बजट तो समझौतों पे बनता है। हमारे समझौते क्या है? कि हमारे समझौते ये हैं कि हमने सरकारी अफसरों को पेंशन रिफॉर्म भी नहीं करना, हमने उनको तनख्वाहें भी देनी है, उनको घर भी देने हैं, उनको गाड़ी भी देनी है। वो PIE तबाह कर लें तो कोई बात नहीं, हमने PIE के खर्चे भी देने हैं। वो स्टील मिल तबाह कर दें कोई बात नहीं, हमने वो भी खर्चे देने हैं। रेलवे भी तबाह करने कोई नहीं खर्चे देने हैं। तो फिर मेरा मतलब तो फिर तो ठीक है, खर्चे दें चुप करके। फिर दुनिया से जो कर्जे मांगते फिर दुनिया बेवकूफ तो नहीं, दुनिया भी कहती है भाई आपको खर्चे हम क्यों दें, क्यों हमको बार बार कर्जे दें, क्योंकि आप तो सीरियसली कुछ लेते ही नहीं। तो मेरी गुजारिश ये है कि सीरियसली लें कि हमारे बजट है क्या। हम बार बार टैक्स लगाते हैं, आमदनी का टैक्स लगा दो, भाई टैक्स हम लगाते हैं तो वो FBR तो कलेक्ट भी नहीं करती। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितने साल से बात हो रही है, भाई लगाते हैं, आप खत्म करें बात। ठीक है, GST की बात हो रही है, वैट लगा दें, भाई खत्म करें ना बात, अब कर दें ना। अच्छा, हम करना भी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ शोर डाला था बजट पे। तो आमिर साहब देखिए, मातम बड़ी अच्छी चीज है पर इकोनॉमी मातम से नहीं चलती। सही फरमा रहे हैं आप कि ये डोनर्स भी ये कहते हैं जी अब पैसे हमारे पास मांगने आ जाते हैं, और अगर आप इतने फ़कीर हैं और इतने फाकाकश हैं तो आपके अपने ख़र्चों से तो नहीं लगता। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े दफातर एक बड़ा वैलिड पॉइंट होता है। और दूसरी आपने बात की कि डेवलपमेंट भी, उसके ऊपर भी एक इशू रहता है कि हमारे यहाँ ये बहस बहुत कम होती है
कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स में, ये जो है ना वो जो इकोनॉमिक हिटमैन की वो सारी बातें जो होती हैं कि जी जो जो इकॉनमीज बिठानी होती थी, उन्होंने कहते बड़े बड़ी सड़कें और बड़े बड़े ब्रिजेस और बड़ी बड़ी श्रीलंका का भी जिस तरह एयरपोर्ट का मसला हुआ वो बनाने की तरफ होता है। जो आप एक तो वो कहते हैं कि जनाब अपना डेवलपमेंट ठीक है, होनी चाहिए डेवलपमेंट, मगर वो कहते हैं कि जब आपकी औकात ही नहीं है तो आप क्यों ये डेवलपमेंट। दूसरा, डेवलपमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव किस्म की डेवलपमेंट जहाँ से रेवेन्यू आए या एक्सपोर्ट्स बढ़े की बजाय सिर्फ ये बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर रहता है जिनका लीड के अलावा गाड़ियों के अलावा कोई और चीज़ नहीं चलती। इस पे आप क्या कहेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप इस्लामाबाद में इस वक्त 4 फ्लाईओवर बना रहे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई 4 फ्लाईओवर क्यों बना रहे? क्या लैंड क्रूज के लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? लाहौर में 4-5 फ्लाईओवर क्यों बन रहे? देखिए बात बड़ी सिंपल है, हमें सोचना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमने करना क्या है, किस तरह करना है। सड़कें अब धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी अब 250 यूनिवर्सिटीज हो गई है जिसके अंदर प्रोफेसर नहीं है, आप 50 और बनाना चाह रहे हैं। क्यों? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में थोड़ा सोचना चाहिए, हम किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। आपके पास 150 ट्रेनिंग अकेडमी इस्लामाबाद में भी क्यों है? 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज भाई क्यों है? कोई सोचे ना, कोई इस बात पे बात करे। हम इस बात पे बात ही नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद में आपके पास कोई 85 एकड़ पे सिर्फ G6 में घर है ब्यूरोक्रेट पे, क्यों है? उसके सामने जीवार लाहौर में एक जीवार नहीं 7 जीवार है, उनके अंदर लाहौर में तकरीबन 4-5 हज़ार कनाल जमीन पड़ी हुई है, लाहौर की बेस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। IMF की शराइत है, आवाम का रिलीफ का तवाज़ुन है, बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल है, अभी से चंद लम्हात पहले आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई है, आमिर साहब सिर्फ 30 सेकेंड है, वो ये कह रहे हैं इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। तो फिर आगे तो हम देख रहे थे कि अल्लाह मियाँ ही कराएगा, तो अब ये आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि मैं कराऊंगा। हाँ। तो फिर ये चीफ जस्टिस और अदालतों को छुट्टी पे चले जाना चाहिए, ये इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए उसमें, क्योंकि 90 दिन के इलेक्शन का मुकदमे का जिक्र ही नहीं कर रहे हम। वो गैर महीना मुद्दत तक वो मुलतवी हो चुका है, तो फिर आसिफ जरदारी आपको लगता है सियासतदानों के घर की लौंडी बन गया, वो फिर एक वही कराएंगे, वो सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।